आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथ के एक और लेक्चर के साथ इम्तियाज़ अहमद आपके सामने हाज़िर है। आज हमने जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बेटा एंगल बायसेक्टर्स, एंगल बायसेक्टर। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके पास, पहले आप ज़रा इसको देख लें, वो है एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर। तो अब आप देखें, अगर मेरे पास ये एक एंगल है और इस एंगल को एंगल बायसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, तो ये बात ज़रा देख लें कि अगर ये एक एंगल है तो एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपके पास, ये देखिएगा, मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर ये एंगल एक है और एक ऐसी लाइन जो इस एंगल के दो हिस्से कर दे, तो इस लाइन को आप एंगल बायसेक्टर कहेंगे। तो आपको याद होगा कि एंगल बायसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है कि एक आर्क आप ये लगाते हैं और एक आर्क आप यूं आर्क लगाते हैं, ये दो आर्क लगाते हैं। इसके लिए आपकी प्रकार जिस साइज़ की मर्ज़ी आप खोल लीजिए, तो प्रकार से एक आर्क ये लग गई और एक ये लग गई। अब यहाँ से उसी साइज़ की एक प्रकार आपने यहाँ लगा दी और एक काम ये लगा दिया। अब आपके सामने ये जो लाइन है, ये लाइन एंगल बायसेक्टर कहलाएगी। यानी इस लाइन ने इसके एक एंगल ये और एक एंगल ये। अब ये एंगल बायसेक्टर है, तो हम किस तरह से यकीन कर लें कि ये एंगल बायसेक्ट हो गया। तो उसके लिए भी देखिएगा, अगर मैं यहाँ से इनको, ये O है, अगर ये A का नाम दे दूँ और इसको B का नाम दे दूँ और ये C, तो आप ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, ये एक आपके पास, ये देखें, ये ज्वाइन कर लें। अब ज़रा देखेंगे तो इसमें आपको एक ट्रायंगल मिल रही है OAB, ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कंगुरेंट है, क्योंकि आपको याद होगा हमने प्रकार सेम खोली थी। जिस लेंथ की आर्क ये लगाई है उसी लेंथ की आर्क ये भी लगाई है। तो ये ट्रायंगल जो है वो OBC, यानी एक ट्रायंगल ये वाली है OAB, आपको नज़र आ रही होगी, और दूसरी ट्रायंगल जो है वो OBC। एक ट्रायंगल ये वाली है, ये देखें, ये, और एक ट्रायंगल ये वाली है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कंगुरेंट होती है। और ये बात भी हमें मालूम है कि कंगुरेंट ट्रायंगल्स के सारे एंगल जो होते हैं वो आपस में कंगुरेंट होते हैं। लिहाजा एंगल AOB कंगुरेंट होगा एंगल BOC के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यूँ आपने देखा कि हमने ये बात आपको बता दी कि अगर एक आप एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल को बायसेक्ट कर देता है, इसीलिए उसको आप एंगल बायसेक्टर कह रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो हम ट्रायंगल के एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, ट्रायंगल के एंगल बायसेक्टर। तो ये बात ज़रा गौर से देखिएगा। अब हमारे पास पहली चीज़ ये थी। दूसरी बात जो आपको बता रहा हूँ वो है इंटरनल एंगल बायसेक्टर, एंगल या एंगल्स बायसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखिएगा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो उसके आप इंटरनल एंगल बायसेक्टर जो है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, या इन्हें आप इंटरनल क्यों कह रहे हैं। तो उसके लिए देखें, मेरे पास ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली है। इस ट्रायंगल को A, B और C का नाम दे दें आप लोग, A, B और C का नाम दे दीजिएगा।
अब ज़रा गौर करें कि ट्रायंगल के अंदर मैंने लफ्ज़ लिखा है इंटरनल एंगल्स, तो याद रखिएगा इसके एक्सटर्नल एंगल्स भी हैं। मसलन अगर आप यहाँ से देखें तो ये अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ तो एक एंगल, ये एंगल ट्रायंगल के अंदर है और ये एंगल जो है वो बाहर है। तो इस वक्त हम जिसको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो इंटरनल एंगल का करेंगे। इसी तरह से यहाँ से हमने ए का ड्रॉ करना है, यहाँ से हमने बी का ड्रॉ करना है, तो हमारे पास जो होगा वो होगा इंटरनल एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो लिहाजा एक्सटर्नल नहीं है, इसलिए आप ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे। तो अब देखिएगा, अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, एंगल ए का, तो एंगल ए का बाइसेक्टर जो है वो देखें, ये समझ लें कि ये ए डी आ गया एंगल ए का बाइसेक्टर। इसी तरह से एंगल बी का बाइसेक्टर देख लें, तो अगर आप एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो ये आ गया। और फिर आप एंगल सी का बाइसेक्टर जो है वो देखें तो वो आपके पास ये बन गया। यूँ आपने देखें ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, लिहाजा ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। एंगल बी का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल सी का बाइसेक्टर है तो ये तीनों एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर चूँकि तीन एंगल होते हैं, इसलिए आप तीन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पहला है ए डी, दूसरा आपके पास इसको आप नाम दे दीजिएगा बी ई, और तीसरा जो है वो सी एफ। तो ये एक बात ज़रा देखें इसमें, नंबर एक, बेटा ए डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। तो ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसी तरह से दूसरी बात देखें, अगर आप बी ई, तो जो बी ई है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? आपके पास एंगल बी को। और फिर देखिए सी एफ, तो सी एफ जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल सी को। तो आपने देखा कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं जिनको आपने ए डी, बी ई और सी एफ का नाम दिया है। एक बात और ज़रा गौर कीजिएगा, तीनों बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं एट सिंगल पॉइंट, यानी कि दूसरी बात अगर आप यूँ लिख लें कि एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट ए सिंगल पॉइंट, एट ए सिंगल पॉइंट। ये दूसरी बात भी ज़रा ध्यान में रखिएगा कि तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो मीट करेंगे एट ए सिंगल पॉइंट। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर आई जो है वो आपके पास जो है वो इन तीनों का मीटिंग पॉइंट है। तो एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट ए सिंगल पॉइंट। फिर आप देखिए इसके बाद तीसरी बात याद रखिएगा कि इनका जो भी मीटिंग पॉइंट होगा वो हमेशा लाई इनसाइड द ट्रायंगल, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, ट्रायंगल के बाहर नहीं हो सकता। यानी ये बात ज़रा देखिएगा कि इनका जो मीटिंग पॉइंट है, या ये समझ लें मीटिंग पॉइंट जो भी होगा, मीटिंग पॉइंट लाई इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। ये याद रखिएगा कि हमेशा मीटिंग पॉइंट जो होगा वो इनसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहा होगा। तो फिर आपने देख लिया कि इंटरनल बाइसेक्टर कितने हैं? तीन, क्योंकि तीन एंगल होते हैं। फिर वो तीनों क्या करते हैं? एक सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया आई। फिर ये याद रखिएगा कि मीटिंग पॉइंट जो भी है इनका एंगल बाइसेक्टर्स का, वो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के बाहर नहीं हो सकता। तो ये तीन बातें ज़रा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखें तो हम जो है अब इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल की तरफ जाएंगे। क्या इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या है? तो देखिएगा इसको मैं ज़रा आपका तीसरी बात आज की जो है वो अब हम देखेंगे। इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, या इससे पहले
एक बात और भी बता दूं, वो भी ज़रा पहले नोट कर लें, फिर आप इन सेंटर की तरफ जाएंगे। वो है एंगल बायसेक्टर थ्योरम बेटा। ये एक बात याद रखिएगा, एंगल बायसेक्टर थ्योरम। इस बात को ज़रा अच्छी तरह से समझिएगा कि ये एंगल बायसेक्टर थ्योरम क्या होता है। तो इसमें ज़रा देखें स्टूडेंट्स, अगर ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, दोबारा से ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। अब मैं अगर इसमें एंगल ए का बायसेक्टर ड्रॉ कर दूं, यानी एंगल ए का बायसेक्टर आपके सामने आ गया ए डी। अच्छा, एक चीज़ ज़रा और भी देख लें, अमूमन ए के सामने वाली साइड की लेंथ क्या होती है ए, बी के सामने वाली साइड की लेंथ क्या होती है बी, और सी के सामने वाली साइड की लेंथ क्या होती है सी। ये बात ज़रा देखें। अब आप देखिएगा कि ए डी जो है ना, ए डी जो है वो है एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो अब बात ये देखनी है कि ए डी जो है वो साइड बी सी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। ए डी जो है वो बी सी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो थ्योरम ये कहता है कि ए डी जो है वो बी सी को उन साइड्स के रेशो में डिवाइड करेगा जिन साइड से ये एंगल बना है। अब एंगल ए किन दो साइड से बन रहा है, एक आप देखिए ए बी से और दूसरा ए सी से बन रहा है। तो ए बी और ए सी का जो रेशो होगा, डी जो होगा वो बी सी को उस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। यानी अगर आप देखें तो ए डी जो है, आप देखिए इसकी लेंथ क्या है सी, इसकी लेंथ क्या है बी, तो डी जो होगा वो बी सी को सी रेशो बी में डिवाइड करेगा। ये बात ज़रा याद रखिएगा कि अगर ए डी की पूछें कि ए डी बी सी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो बकिया दो साइड्स की जो लेंथ है उनका जो रेशो होगा डी बी सी को उस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। और ये बात ज़रा याद रखें, यानी इसको मैं यूँ कह दूँ, अगर आप इसको यूँ भी लिख लें कि बी डी जो है, बी डी और डी सी इनका जो रेशो होगा वो होगा ए बी और ए सी। ये बात ज़रा गौर से देख लें। आप देखिए ए बी की लेंथ क्या है सी और ए सी की लेंथ क्या है बी, इसलिए मैंने आपके सामने वहाँ आपको ये बात लिखी है कि बी से डी तक सी होगा और फिर डी से सी तक बी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल बायसेक्टर ए डी divides BC internally in C रेशो B, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एंगल बायसेक्टर थ्योरम है, और एंगल बायसेक्टर थ्योरम में ये बात याद रखें कि जो भी एंगल बायसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को दोनों साइड्स जिनसे एंगल बना है उस रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो ये एंगल बायसेक्टर को ध्यान में रखिएगा और इसके थ्योरम को ध्यान में रखिएगा। अब हम इसके बाद अगली बात की तरफ जा रहे हैं। आप इस चीज़ को ज़रा अच्छी तरह से समझ लें कि AD जो है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बड़ा सीधा जवाब है, साइड्स का रेशियो में डिवाइड करेगा। जो साइड्स का रेशियो है जिनसे एंगल बना होता है उस रेशियो में डिवाइड करता है। अब आप देखिए इसके बाद हमारे पास है, वो है जो अगला हमारा टॉपिक है, वो होगा इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। वो क्या होगा? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अब यहाँ देख लें, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है बेटा? तो याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बायसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल is called in center of the triangle, is called in center of the triangle। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंकोरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, यानी और करके अगर मैं इसकी बात लिखूं तो आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकोरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बायसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखें ज़रा इसकी, मैं डायग्राम भी पहले तो डेफिनेशन नोट कर लें और फिर आप इसकी डेरिवेशन जो है इसकी वो हम करेंगे। तो पहले डेफिनेशन को देखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बायसेक्टर्स, यानी एंगल बायसेक्टर्स का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये बात अगर आप देख सकते हैं, ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, A B और C, तो एंगल A का बायसेक्टर ये समझ लें AD आ गया, और एंगल B का बायसेक्टर ये BE आ गया, और C का बायसेक्टर जो है वो आपके सामने ये देखें ये आ गया। तो ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है AD BE और CF का मीटिंग पॉइंट, इसको I कह दें, तो ये जो I होगा ये है पॉइंट ऑफ कंकोरेंसी ऑफ एंगल बायसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बायसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। तो इस पॉइंट को आप बेटा इन सेंटर कहेंगे, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये याद रखिएगा। ये अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। क्या है वो, कौन सा फार्मूला है जिसके ज़रिए हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर पाएँ। तो अब आप देखिएगा, हम आपको वो फार्मूला बनाने का पैटर्न दे रहे हैं। आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी कि इन सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिएगा, अब इसके बाद मैं इन सेंटर की डेरिवेशन, इन सेंटर जो है उसकी आप डेरिवेशन देखिएगा, किस तरह से आप इन सेंटर को ड्राइव करेंगे। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, और अब आप इसमें इसको किस तरह से ड्राइव कर लेंगे तो ज़रा देखिएगा जी। हमने ये एक ट्रायंगल मैंने बना ली है, ज़रा गौर से देखिएगा, थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये हो गया A, ये आपके पास B और ये C। A के कोऑर्डिनेट आप समझ लें x1 y1 जो हम हमेशा से लेते हुए आए हैं। B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए तो x3 y3 है। एक बात और ज़रा नोट कर लीजिएगा कि वर्टेक्स A के सामने जो साइड है वो BC है, और BC की लेंथ को आप A का नाम दे दीजिए, ये है लेंथ A, BC की लेंथ A। इसी तरह से AC जो है इसकी लेंथ को आप नाम दे देंगे किसका, B का। ये बात भी ज़रा नोट कर लीजिएगा। और C के सामने इस साइड की लेंथ को आप C का नाम दे देंगे। तो ये देख लें, तीनों साइड्स, अगर साइड BC है तो उसकी लेंथ A ले ली,
साइड AC है तो लेंथ को B ले लिया, साइड AC है AB है तो लेंथ को C ले लिया। अब आप देखिए पहला एंगल बायसेक्टर ड्रॉ किया मैंने, ये पहला एंगल बायसेक्टर आ गया और ये समझ लो ये मेरे पास आ गया D पहला एंगल बायसेक्टर है। एंगल बायसेक्टर ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो एक बात ज़रा आप याद रखिएगा, एंगल बायसेक्टर थ्योरम से मैंने बताया था AD जो है वो BC को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो वो याद रखिएगा इन दो साइड्स के रेशो में डिवाइड करेगा जिनसे एंगल A बना है। लिहाजा ये C हो जाएगा और ये वाला जो है इसको आप B कह देंगे। यानी यूँ देखिएगा कि D जो है वो BC को C रेशो B में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप D के कोऑर्डिनेट लिखना चाहें D के, तो वो आप फॉर्मूला आपके जहन में होता है कि m1 m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर आप इस D के कोऑर्डिनेट लगाइए तो देखें मेरे पास जो है वो m2 की जगह क्या आएगा B, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा, bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c, ये इसका एब्सिसा बनेगा और ऑर्डिनेट क्या बनेगा by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस c। तो ये देखिएगा D के कोऑर्डिनेट भी आपने निकाल लिए। अब ज़रा देखें अगर मैं एंगल B का बायसेक्टर ड्रॉ करूं, एंगल B का बायसेक्टर, तो वो देखें वो यूं होगा कुछ कि एंगल B, ये समझ लें ये एंगल B का बायसेक्टर है जिसको मैंने नाम दे दिया BE का, और ये दोनों जो हैं दोनों बायसेक्टर पॉइंट I पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि मेरे पास जो है वो इन सेंटर है और हम इसी के कोऑर्डिनेट का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो अब देखें ज़रा, अब इसमें से अब देखिएगा हमने क्या काम करना है। अब मेरा असल टारगेट ये है कि जो I है इन सेंटर है वो AD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड आउट करना है। मेरे पास A के कोऑर्डिनेट है, D के कोऑर्डिनेट भी निकल आए मेरे पास, देख लें आपके सामने मैंने D के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे हैं। अब ज़रा देखिएगा सबसे पहला काम वो यूँ है कि इन ट्रायंगल, ज़रा गौर से, इन ट्रायंगल ABC, आपके सामने ABC जो है वो AD क्या है, AD जो है AD इज एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर, AD जो है वो एंगल बायसेक्टर है। तो बाय थ्योरम तो अब आप देखिएगा हम एक बात यहाँ लिख सकते हैं कि BD जो है और DC इन दोनों का रेशो AB और AC के रेशो के बराबर होगा। अब देखिएगा BD और DC, ये आपके पास AB उसको आपने ज़ाहिर किया है C से और AC की लेंथ को आपने ज़ाहिर किया है B से। तो ये बात ज़रा देख लें, हमें ये बात समझ में आ गई कि BD और DC जो है वो C रेशो B है। इसके बाद अब आप देखिएगा, अब हम एक और इसके बाद जो काम है उसको ज़रा यहाँ देख लें। अब हम इसके बाद जो है वो काम में अगली चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा। ये तो हमारे पास आ गया। अब आप देखें ट्रायंगल ABD बन रही है, ABD। अब यहाँ देखिएगा इन ट्रायंगल ABD, तो जो BI है, BI जो है वो है एंगल बायसेक्टर। BI क्या है, BI एंगल बायसेक्टर है। तो अब आप देखें अगर हम लोग
ये देखना चाह रहे हैं कि ए आई और आई डी का रेशियो क्या है। तो देखेंगे ए आई और आई डी का रेशियो, ए आई और आई डी का रेशियो। अब ये देखें ये क्या है, ये इन दो साइडों से बना है, तो ये बनेगा ए बी और आपके पास बी डी। ये दोबारा मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ किया है। तो अब आपके पास इन दोनों की ज़रा देख लें कि मैंने, अब जब देखिएगा फिर दोबारा आपने इसको यहाँ छोड़ दें, 1 का नाम दे दें और कंसिडर कर लें आप लोग, कंसिडर, ये दोबारा देखिएगा डी सी, इसका मैं उलट करके लिख रहा हूँ, डी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, बी अपॉन सी। ज़रा देख लें, बी अपॉन सी। अब आपको याद होगा कि अब आप इसमें हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है, डी सी अपॉन बी डी, 1 ऐड करने को यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया और इसमें भी 1 ऐड कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। शायद आपने पढ़ा हो, 1 ऐड करने का मतलब होता है कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, जिसमें डिनोमिनेटर ऊपर नॉमिनेटर के अंदर एलसीएम लेने के बाद ऐड हो जाता है। तो आप देखिएगा ये बना डी सी प्लस बी डी और यहाँ से बी प्लस सी अपॉन सी। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि डी सी प्लस बी डी, ये देखें डी सी प्लस बी डी, ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, बी प्लस सी अपॉन सी आ गया आपके पास। और यहाँ से अब आप देखें ये चीज़ हो जाएगी किसके बराबर, ए के बराबर। ये आ गया ए अपॉन बी डी और ये वाला बी प्लस सी अपॉन सी। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम बी डी अलग करेंगे, दोनों को उलट दीजिएगा फिर दोबारा, बी डी अपॉन ए और सी अपॉन बी प्लस सी। अब आप देखेंगे यहाँ से बी डी जो बराबर हो जाएगा वो है ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये बी डी आ गया आपके पास, क्या आया, बी डी जो है वो किसके बराबर है। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में आप जब दोबारा आएंगे तो आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, इक्वेशन 1 implies that ए आई डिवाइडेड बाय आई डी। तो ए बी जो था वो तो आपके सामने है, वो बराबर किसके है, ए बी जो है वो सी के बराबर है, सी आ गया। अपॉन में देखें बी डी है, तो बी डी की वैल्यू ये निकाली हुई है जो कि बराबर आएगी ए सी अपॉन बी प्लस सी। अब आप इसको देखें, सी वैसा ही है, इसको उलट देंगे, बी प्लस सी अपॉन ए सी, सी से सी कट गया। तो अब आप देखिएगा बी प्लस सी अपॉन ए, ये मेरे पास आ गया ए आई अपॉन आई डी। ज़रा गौर से देखिएगा, यानी ए आई और आई डी का रेशो क्या बना, ज़रा गौर से देखें, ए आई बी प्लस सी और आई डी ए के बराबर आ गया। तो ये ज़रा गौर से आप देखें कि मेरे पास जो है वो आई जो है वो ए डी को बी प्लस सी और रेशो ए में डिवाइड कर रहा है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं, मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं, और आई जो है वो ए डी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो भी मेरे पास मौजूद है। अब आप आई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। तो ये बात ज़रा गौर से दोबारा से देखें, मैं यहाँ आपके सामने ए डी को लिख देता हूँ। ये देखें, ये ए डी है, इधर समझ लो ये ए डी की लाइन है, ए और डी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट आपने निकाले में bx2 cx3 अपॉन बी प्लस सी, और आई जो है वो पॉइंट है आई जो ए डी को
बी प्लस सी और रेशो ए में डिवाइड कर रहा है। तो अब आप स्टूडेंट्स देखिएगा, आपने एडी पर आई पर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाना है। तो मैं देखेंगे ये शुरू का हिस्सा में कुछ मिटाऊंगा। एडी पर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये मैं आपको यहाँ देख लें, ये मिटा रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा, जब मैं एडी पर यहाँ ज़रा गौर से देख लीजिएगा, नंबर 1 आई के कोऑर्डिनेट्स में लिखने जा रहा हूँ। आई x, y इज इक्वल टू, पहले देखिएगा जी, अगर मैं यहाँ से लूँ m2 x1, तो m2 की वैल्यू a है और x1 x1 ही होगा। तो देखें क्या बनेगा, ये आ गया m2 x1, फिर प्लस, फिर होता है m1 है b प्लस सी। तो m1 की जगह पर देखें b प्लस सी और आगे जो है वो x2 की वैल्यू वो है b x2 c x3 अपॉन b प्लस सी। ये बात ज़रा देख लें, और अपॉन में a प्लस b प्लस सी। देखें स्टूडेंट, ये भी मिटाऊंगा मैं, ये मैंने इसका लिखा है क्या, एब्सिसा। सिमिलरली अगर आप इसका ऑर्डिनेट लिख लें तो ऑर्डिनेट में क्या होगा, फिर दोबारा देखिएगा, m1 m2 y1 प्लस, फिर क्या होता है m1 जो कि है b प्लस सी, और इसका ऑर्डिनेट वाला हिस्सा b y2 प्लस सी y3 अपॉन b प्लस सी, और इसके अपॉन में भी m1 प्लस m2। ये देखिएगा, अब ज़रा गौर से देखें तो b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो यूँ आप देखें तो मेरे पास ऊपर बचा ax1 bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी इंटू ay1 by2 और cy3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। ये बात ज़रा देख लें, ये जो कुछ आपके सामने बना है, दिस इज़ कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आपने देखा है कि मैंने इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट किया है। अब आपकी बुक के अंदर इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल को यूज़ करते हुए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 12। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 के अंदर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और इन सेंटर जो है वो कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो अगर आप देखें एक आध क्वेश्चन का अगर टाइम है तो मैं ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको बना देता हूँ। 12 का पार्ट 1 ए आपको बताया गया है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8 जिसको आप ले लोगे x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 8,2 x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 9,9, और ये वाली चीज़ जो होगी ये हो जाएगी x3 y3। यहाँ दोबारा से फिर वही बात है कि आपने एक ट्रायंगल बना दी है जिसके आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये रहा, और ये तीनों का ये रहा आपके पास। ये पॉइंट आई आपसे पूछा हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाली साइड ए, ये साइड बी, और इस साइड को आपने सी से ज़ाहिर किया है। ये तीनों चीज़ें देने के बाद आपसे क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इन सेंटर, डिटर्मिनेशन ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। आपने इस ट्रायंगल का इन सेंटर कैलकुलेट करना है।
फार्मूला आपके सामने मैंने यहाँ से देखें, इधर अगर मैं फार्मूले को लिखूँ तो आई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब बेटा ज़रा गौर से देखिएगा, इनमें आ क्या रहा है। x1 x2 x3 मौजूद है मेरे पास, y1 y2 y3 की वैल्यू भी मौजूद है, रह क्या गया जस्ट a b और c। तो देखिएगा a b c के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये ऊपर वाली चीज़ मिटा देता हूँ। a b c किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये सिर्फ बताकर मैं छोड़ दूँगा, आपने खुद सबसे पहला काम ये है, आपने यहाँ पर निकालना है फॉर ए। अब ए का मतलब है लेंथ ऑफ साइड बी सी, तो आपने बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है। ये फिर बता रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला लगाना 2.1 से आप लगाते हुए आ रहे हो, वो होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये देखने में एक निकाल के बता देता हूँ। अब x3 माइनस x2 9 माइनस 8, तो ये आ गया 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 9 माइनस 2, तो ये देखिएगा 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बनेगा बेटा 1 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 50 आ गया और 50 को आप 5 अंडर रूट 2 लिखते हो। यूँ ही आपने साइड जो है वो याद रखिएगा b कैलकुलेट करनी है, फिर साइड c कैलकुलेट करनी है। a b और c तीनों मौजूद हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मौजूद है। फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, जो कुछ चीज़ आपके सामने आपको मिले ये याद रखिएगा कि आपके पास वो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होगा। तो ये आज के टॉपिक के अंदर इन सेंटर की डेफिनेशन ने बताई, फिर इन सेंटर की डेरिवेशन, और एक क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है। कोशिश कीजिएगा इससे अच्छी तरह से बार बार देख कर समझिए ताकि आपको क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।